अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब बगैर टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो चीज़ें हमें डिस्कस करनी है उसमें ये माइक किसी का ऑन है, ज़रा काइंडली ऑफ कर दें उसको। तो ये बात याद रखें कि ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये और आप कंटेंट उल्टे क्यों नजर आ दफा करो ना, तुम उल्टे नजर आने को सीधे नजर आने को। मुझे देख के क्या करना है, ये देखो जो लिखवा रहा हूँ मैं। ये कुछ कैमरे का प्रॉब्लम है मेरे। अच्छा जनाब, सर नॉर्मल आपकी आवाज बहुत लैग कर रही है। जी सर, आवाज थोड़ी हल्की आ रही है। आवाज हल्की आ रही है। अच्छा, मैं तो जी सर, कट के आ रही है। हाँ कट कट के आ रही है। यार ये सिग्नल का इशू होगा, भी हो सकता है थोड़ी देर में लीनियंट हो जाए। अच्छा मैं माइक निकालता हूँ, मैं माइक के बगैर बोलता हूँ। अब देखो, अब आ रही है आवाज। हेलो। यस सर। अब कुछ बेहतर हुई आवाज? नहीं जी सर, आवाज आ आ रही है रही है सर। सर, आ रही है ना आवाज? आ रही है भैया आ रही। आ रही है सर। जी ठीक है, हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये कि ये डिस्क्रीट नहीं है। बायनोमियल और पॉइजन दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस जो है ना वो डिस्क्रीट थी। रैंडम वेरिएबल के लिए आर की वैल्यूज हम इस तरह से रखते थे, 0 1 2 समथिंग। यहाँ पर ये डिस्क्रीट नहीं है, बल्कि कंटिन्यूस है। और कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आर या जो रिक्वायर्ड सक्सेसेस हैं और वो एक्स जो है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि लाइज बिटवीन द इंटरवल, और ये चीज़ रैंडम वेरिएबल एक लाई करेगा, लाइज बिटवीन द कंटिन्यूस इंटरवल। सर क्लास रिकॉर्ड हो रही है? हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग हो रही है। क्यों, क्या हुआ? म्यू मीन नहीं होगा, नहीं सर, बस ऐसे ऐसे पूछ रहा था। म्यू मीन होगा और सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होगी। ये हमेशा की तरह है, पहले भी आपने दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस में यही चीज़ देखी थी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमें डिफाइन करना है। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पीडीएफ कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ना, नोट कर लो। पीडीएफ इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में वो कहता है कि इफ म्यू इज इक्वल टू 0, मीन अगर 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1 है, नहीं बल्कि सिर्फ मीन 0 है, अगर मीन 0 रखें हम, तो ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये चीज़ आपके पास बराबर हो जाएगी 1 अपॉन सिग्मा ऑफ 2 पाई माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज़ हम पढ़ेंगे वो है, ये फॉर्मूलाज अगर आप नोट कर लें, एक ये फॉर्मूला नोट कर लें और एक ये फॉर्मूला नोट कर लें। ठीक है, अच्छा, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम जेड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं,
जेड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि अगर मीन को हम, अच्छा एक चीज याद रखें, मैंने ये लेक्चर अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी, एलएमएस पे ये लेक्चर अवेलेबल है। इफ मीन इज इक्वल टू 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1 अगर हम रखें, तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो बराबर होगी हमारे पास एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के। ठीक है, अब इसके बाद सर ये जो आप फॉर्मूला लिखवा रहे हैं ये है किस चीज का? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूला, जैसे बायनोमियल का फॉर्मूला नहीं था, जी जी बायनोमियल का फॉर्मूला था ना, कि अगर वो कहता है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है पी ऑफ आर, बताओ तो तुम क्या कहते थे, एन सी आर पी टू द पावर जी। आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर। तो ऐसे ही हम इस वक्त नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ फार्मूलाज हैं जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, अच्छा अच्छा जनाब, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, अगर हम जेड जेड स्कोर के अंदर बात करेंगे ना, जेड जेड स्कोर, तो ये एफ ऑफ एक्स की जगह, रैंडम वेरिएबल की जगह जेड वैल्यू आ जाएगी, तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ई टू द पावर माइनस ऑफ जेड स्क्वायर बाई 2, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, दिस प्रोवाइड्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आगे समझो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो अगर मैं ये कहूँ सर कि ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है इसके अंदर अंडर रूट नहीं आएगा 2 पाई के ऊपर? हाँ, ये 2 पाई पे स्क्वायर रूट है। ठीक है, अच्छा, और सिग्मा, सिग्मा नहीं होगा। ठीक है जनाब, इसके बाद हम ये कहते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होगी कि ये 0 पर इसका मीन होगा, और फिर बाकी जो है ना, ये कुछ इस तरह से होगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना। अच्छा, ये z इज इक्वल टू 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, एंड सो ऑन। इसी तरह -1, -2, -3 और एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ ये कहता है कि अगर फर्ज करो 1 पर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, तो यहाँ जो वैल्यू आ रही होगी ना, वो फॉर एग्जांपल 0.5 है y एक्सिस से अगर हम देखेंगे, तो ये रीजन बाउंड हो रहा होगा, एरिया बाउंड हो रहा होगा। इसी तरह 1 पर अगर कोई वैल्यू देखें तो वो 0.5 है, और ये जो रीजन बाउंड हो रहा होगा इसको हम एरिया कहेंगे, ये एरिया बाउंड हो रहा है एक्चुअली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। यानी अब हम ये कहेंगे कि ये जो वैल्यू है ना, ये बराबर होगी z माइनस, यहाँ पर मीन जो होगा इसको इस तरह से लो कि इस जगह एम म्यू जो है वो 0 है, और यहाँ जो मीन होगा वो मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन प्लस 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सो ऑन। इसी तरह यहाँ पर होगा म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सो ऑन। एक्चुअली हमें जो मालूम करना है, एक्चुअली वी नीड टू फाइंड द एरिया। हमें एरिया बिटवीन द इंटरवल मालूम करना है, बिटवीन द इंटरवल। ये हम कैसे मालूम करेंगे? एरिया हम मालूम करेंगे जेड टेबल की हेल्प से, जेड टेबल की हेल्प से। ठीक है, तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी when z is greater than 0 and less than 1 is equal to 0.3413, let's suppose, इस तरह हम कह सकते हैं ये। ठीक है, वर्किंग रूल क्या है? वर्किंग रूल क्या है? वर्किंग रूल का मतलब कैलकुलेशन करेंगे कैसे? तो वर्किंग रूल इज इक्वल इज व्हेन
variable is normally distributed तो पहला काम क्या करेंगे, अगर आपको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल का कैलकुलेशन करनी है तो पहला काम तो तुम ये करोगे, देखना गौर से, कन्वर्ट एक्स यानी रैंडम वेरिएबल को इनटू स्टैंडर्ड। बेटा ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के ऊपर बेस करते हुए हमें सारी प्रोबेबिलिटीज वगैरह कैलकुलेट करनी होगी। कन्वर्ट एक्स इनटू अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल बाय द फॉर्मूला, ये तुम्हें मैं पहले भी बता चुका हूं, बाय द फॉर्मूला जेड स्कोर कैलकुलेट करने का एक्स माइनस मीन म्यू डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन। पहला काम ये करोगे कि जेड वैल्यू मालूम करोगे और किस फॉर्मूले से, एक्स यानी रैंडम वेरिएबल माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सेकेंड नंबर पे स्टेप नंबर 2 क्या होगा तुम्हारा, स्टेप नंबर 2 होगा फाइंड द लिमिट ऑफ z करस्पॉन्डिंग टू द लिमिट्स ऑफ x। ये देखो, ये मैं पॉइंट लिख रहा हूं, फाइंड द limit of z corresponding to the limit of x। we put लिमिट मालूम करनी होगी, when put x कहां से शुरू हो रहा है, a से, तो z क्या हो जाएगा, x सॉरी x नहीं होगा, z इज इक्वल टू a माइनस ऑफ म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी ये जो वैल्यू थी हमने सपोज की थी रैंडम वेरिएबल की लिमिट कैलकुलेट करने के लिए, तो ये z यहाँ से कैलकुलेट हो गया, असल में इससे इंटरवल कैलकुलेट हो रहा है। अच्छा, व्हेन पुट x सर ये समझ नहीं आया। देखो मैं तुमसे ये कहता हूँ, ये पॉइंट है तुम्हारा a, ये पॉइंट है तुम्हारा b, ये पॉइंट है तुम्हारा c। तुम यहाँ से चलना शुरू कर रहे हो, यहाँ a की वैल्यू क्या है 0, यहाँ b की वैल्यू क्या है 10, यहाँ c की वैल्यू क्या है 15। तो ये लिमिट है ना कि तुम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो, 0 से लेके कहाँ Sir? तक जा रहे हो। हाँ बेटा, सर जी बेटा बोले। आमना बोलो क्या कह रही हो। सर मैं कह रही थी इस वाले स्टेप में सिर्फ z वैल्यू निकालनी है ना, और कुछ तो नहीं करना। नहीं नहीं, सिर्फ z वैल्यू की नहीं, हाँ, z वैल्यू बस जो ठीक। निकलेगी ना वो असल में लिमिट होगी। जी जी, बट निकालनी तो वही है ना, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी इसलिए पूछ रही थी। नहीं नहीं सर बस z निकालना है ना। बस z निकालना। देखो z ग्रेटर देन समथिंग कुछ होगा ना, और लेस देन जी समथिंग सर, कुछ होगा ना, तो ये तुम निकाल बिल्कुल रहे सर। हो, बेसिकली ये निकाल रहे हो। अच्छा सही है सर, अब आ गया समझ। सर तो लिमिट से मतलब है इंटरवल इधर। हाँ, इंटरवल, इंटरवल का मतलब कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है। ठीक है सर। तो b माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, यही चीज होगी ना स्टैंडर्ड डेविएशन। तो लिमिट जो है, अब आप लिखेंगे दस द लिमिट जो कैलकुलेट हुई ऑफ z की इज a माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन टू b माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, इस तरह से कैलकुलेट। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, जब x a से b तक जा रहा है तो लिमिट उसकी a माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन से b माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन तक जा रही है। ठीक है, अच्छा अब स्टेप नंबर 3 में आप क्या करेंगे, और से समझना, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन a लेस देन b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस म्यू divided by standard deviation z is greater than probability of this
लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस में ये बस कैलकुलेट करना है आपको। प्रोबेबिलिटी इस तरह से कैलकुलेट होगी। ठीक है, z की हेल्प से। इन क्वेश्चन सर, जी बेटा। तो सर जो हमारे पास जो जी टेबल होता है वो कहाँ इस्तेमाल करेंगे? अब जब z वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होंगी वो टेबल से देख के हम निकालेंगे ना। अच्छा अभी ठीक क्वेश्चन है आएगा ना। सही है, जब सवाल प्रैक्टिस करें। हाँ जी जी, जब तो आ जाएगा समझ। जी। अच्छा, थैंक क्वेश्चंस यू। में इन क्वेश्चंस जब क्वेश्चंस आएंगे ना तो वी ऑलवेज गिवन मीन भी गिवन होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन होगी एंड वेरिएबल एक्स भी गिवन होगा फॉर विच वी फाइंड द वैल्यू। वेरिएबल एक्स किसके लिए गिवन होगा? उस वैल्यू के लिए जो हमें मालूम करनी होगी, फॉर विच वी फाइंड द वैल्यू। आप गौर से देखना, एक क्वेश्चन का स्नैप लेके भेज रहा हूं मैं। लिसन ऑल क्लास। बेटा इस वक्त क्वेश्चन लिखवाने का टाइम नहीं है, बहुत लेंथी होगा क्वेश्चन ना लिखना। व्हाट्सएप खुले में सबके? हेलो, लिसन ऑल यस सर। जी क्लास। सर, जी सर। जी सर। व्हाट्सएप खुले में ना सबके? जी सर। मैं एक स्नैप भेज रहा हूं, उसको अपने पास ओपन करना। ओके सर। देखो पहुंचा? जी जी सर सर, आ गया। पहुंच। मीन हाइट ऑफ 500 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन से लेते हैं ताकि समझ में आना शुरू हो जाए। अभी तक तो हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, उसकी थ्योरी के अंदर हमने फॉर्मूलाज देखे हैं और कुछ चीजें देखी हैं। अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन की तरफ। मीन हाइट दी हुई है 500 स्टूडेंट्स की 151 सेंटीमीटर। भाई तुमने 500 स्टूडेंट की हाइट लिया और उसका एवरेज निकाल लिया, दैट इज 151। स्टैंडर्ड डेविएशन है 15, यानी मीन दिया हुआ म्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है दैट इज 15। assuming that the height are normally distributed। अब हमारा ये भी हम डिसाइडेड है कि ये जो हाइट्स है ना ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग है, यानी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या लूंगा मैं मारूसा? सर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जी की वैल्यूज डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर देखो लेंगे। नहीं, मैं उसकी इंटरप्रिटेशन कह रहा हूँ। उसकी सर इंटरप्रिटेशन ये मतलब होगी, कंटिन्यूअस है। उसकी इंटरप्रिटेशन ये होगी कि उसमें 120 तक 120 सेंटीमीटर के भी बच्चे होंगे, 130 के भी होंगे, जी 125 सर। के भी होंगे, 150 के भी होंगे, 151 के भी होंगे, 160 के भी होंगे, 170 के भी होंगे, 168 के भी होंगे। आ रही है बात समझ जी में? हर तरह की हाइट के बच्चे होंगे जिसकी एक रेंज होगी, लेट सपोज 120 से 170 तक। और फिर जब तुमने कैलकुलेट किया होगा तो उसका जो एवरेज आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा? 151। अब आई बात समझ में? 51। जी सर। ठीक है। Find how many students have heights between 120 and 155। Find how many students have heights between 120 and 155। देखो जब मैं इसको ग्राफ करूंगा ना तो वो हर तरह के बच्चे होंगे मेरे पास, इसलिए वो जो ग्राफ बन रहा होगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो अब वो कहता है कि यार स्टार्ट करते हैं। उसने कहा है कि वो स्टूडेंट्स बताओ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव द हाइट्स बिटवीन 120 से 155 तक। तुमने कहा यार म्यू हमारे पास बराबर है 151 के, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास बराबर है 15 के। z अगर हम कैलकुलेट करें तो x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन, यही होता है ना। अच्छा, अब आपने ये कहा कि x क्या है? 120 हमारे पास, क्योंकि हमें 120 के बिटवीन मालूम करना है। मेरी बात समझना, फिर से समझना। z बराबर है x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। x क्या है? इनिशियली कहां से शुरू हो रहा है वो याद है जब हमने x इज इक्वल टू a रखा था अभी?
तो z इज इक्वल टू 120 माइनस ऑफ 151 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 15। ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये आ रही है -2.07। आ गई बात समझ में? जी। अच्छा, फिर उसके बाद कह रहा है x इज इक्वल टू 120 से लेके कहां तक, 155 तक। तो z की दूसरी वैल्यू तुम्हें याद है हमने कैसे कैलकुलेट की थी, b माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सो व्हाट इज b? 155। तो 155 रख के जब कैलकुलेट करूंगा तो z की वैल्यू आएगी 0.267। 55 माइनस 151 डिवाइडेड बाय 15 दैट इज 4/15। 4/15 का मतलब होता है 0.27। ठीक है, अब हमारे पास z की वैल्यूज भी आ गई। अब मैं ये कहूंगा सो द probability when x is greater than 120 and less than 155 is equal to, हम रैंडम वेरिएबल की फॉर्म में बात नहीं कर रहे, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ z डिस्ट्रीब्यूशन की टर्म में बात कर रहे हैं। तो z इज ग्रेटर देन -2.07 एंड लेस देन 0.27। आ गई ये बात समझ में? ठीक है जनाब, एनी सर कंफ्यूजन? आपसे एक बात पूछनी थी। बोलो। सर ये जो हम प्रोबेबिलिटी जो हम निकाल रहे हैं z की वैल्यूज, ये सर हमें 2 डेसिमल प्लेसेस पे देनी होंगी या 3 डेसिमल प्लेसेस? और सर सेम, और सर प्रोबेबिलिटी के लिए भी जो प्रोबेबिलिटी आएगी। 2 डेसिमल प्लेसेस बहुत। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, अच्छा सुनो, अब जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं वो सारा वो ट्विस्ट है पूरा, मतलब वही ट्विस्ट है, वो क्रक्स है, असल में निचोड़ है पूरी प्रोबेबिलिटी का। पहला काम तुमने क्या किया, रैंडम वेरिएबल की बुनियाद पर तुमने z वैल्यूज कैलकुलेट करनी। z वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद अब तुम ये कह रहे हो कि मुझे प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है इसकी। ठीक है, गौर से देखो देखो देखो, जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझना। हाइट तुम्हारे पास पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है? पॉजिटिव। हाइट तो कभी, हाइट कैन नॉट बी पॉजिटिव। नेगेटिव। उस हाइट की हेल्प से तुमने क्या निकाली, z वैल्यू। z वैल्यूज पॉजिटिव भी हो सकती है, z वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, जी। अब जब मैं ग्राफ बनाता हूं तो इस साइड पर कौन सी वैल्यूज लाया कर रही होती हैं? पॉजिटिव। इस साइड पे कौन सी वैल्यूज लाया कर रही होती हैं? नेगेटिव। नेगेटिव। तो अब मैं ये कहूंगा कि ग्राफ अगर, अच्छा हमें क्वेश्चन में उसने बता दिया है ये कि जो तुम्हारी डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो यकीनन इस तरह की होगी, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। तो मैं कभी भी इस तरह नहीं मालूम कर सकता कि नेगेटिव से पॉजिटिव पे वैल्यू कैलकुलेट कर लूं। मैं ये कहूंगा ये नेगेटिव चल रहा था, नेगेटिव 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 नेगेटिव, यहां आके क्या हो गया, 0। फिर 0 से चलना शुरू हुआ और यहां पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। समझ में आ गई बात? जी। तो मैं इसको यूं कहूंगा कि P ऑफ z is greater than -2.07 and less than 0.27 को can we write as, क्या इस तरह लिख सकते हैं हम जिस तरह मैं बता रहा हूं, P of z is greater than -2.07 से less than 0, यहां तक ये वाला रीजन, प्लस P of z is greater than 0 and less than 0.27। यूं लिख सकते हैं? जी। जी सर लिख सकते हैं। जी सर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं कि अब मैं ये कहूंगा कि z वैल्यू इसके लिए z टेबल से जब देखोगे, z टेबल से जब तुम इसकी वैल्यू देखोगे तो वो आ रही है 0.4808। ये z टेबल से तुम देख सकते हो, -2.07 और लेस देन 0 के दरमियान जो वैल्यू आ रही है z टेबल से वो ये आ रही है। तुम z टेबल से देखना, तुम्हें मालूम है किस तरह देखना है। इसी तरह
इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट हो रही है Z टेबल से, वो कैलकुलेट हो रही है 0.1064। थोड़ी देर के लिए ये अस्यूम कर लो, अगर जिन लोगों को, ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिन लोगों को Z टेबल से वैल्यू देखनी नहीं आती, तुम थोड़ी देर के लिए, जिन लोगों को नहीं आती ना देखना, वो अस्यूम कर लें कि हम Z टेबल से जब ये वैल्यू देखते हैं तो ये आ रही है। अब सवाल ये पैदा होता है हम कैसे देखेंगे, ये सवाल का जवाब मैं दे दूंगा नेक्स्ट उसमें ना, वॉइस नोट में भी समझा दूंगा, वैसे भी समझा दूंगा, एक डेमो दे के समझा दूंगा Z टेबल पे हमें वैल्यूज कैसे देखनी। और जिन लोगों को आती है उनको तो पता ही है कि Z टेबल से वैल्यूज कैसे देखनी है। तो जिन लोगों को नहीं भी आती ना, तो वो ये अस्यूम कर ले कि जब हमें Z टेबल से वैल्यू देखना आ जाएगी तो वो वैल्यू ये आ रही होगी, ये वैल्यू आ रही होगी और ये वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, तो जब इसको सम अप करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.5872, ये फाइनल वैल्यू होगी। अच्छा, यहाँ काम खत्म नहीं हुआ है अभी, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है अभी, आगे देखो, आगे हम चलते हैं। हम सर कहेंगे एक सवाल था सर, ये हमने इसको 0 में क्यों ब्रेक किया है? मतलब इससे कोई डिफरेंस तो नहीं हो रहा? डिफरेंस तो नहीं हो रहा, लेकिन हमें चूंकि Z जब स्कोर हम कैलकुलेट करते हैं तो Z स्कोर पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान लाई करता है ना, तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए उसको ब्रेक किया है कि एक सेगमेंट हमारा पॉजिटिव होगा और एक सेगमेंट हमारा नेगेटिव होगा, इसलिए उसको 0 पे ब्रेक करना जरूरी था। ठीक है सर, सही है, समझ गए। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने का प्रोसीजर है। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है अभी, समझना मेरी बात। हमें क्या मालूम करना था, मैं लिखता हूं, बट वी नीड, एक मिनट, फिर क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन में उसने क्या कहा था, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव हाइट्स बिटवीन 120 एंड 155। मैंने ये जो कैलकुलेट किया, ये तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की है बेसिकली। क्या चीज कैलकुलेट की है? प्रोबेबिलिटी ऑफ Z is greater than minus 2.07 से लेस देन 0.27, ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की है इस Z स्कोर के दरमियान। वो क्या है? 0.5872। लेकिन हमें ये नहीं मालूम करनी थी प्रोबेबिलिटी, हमें मालूम करना था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फाइंड, वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स total probability whose height lies between 120 to 155, ये मालूम करना था हमें। तो अब उसके लिए हम ये कहते हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ p of x is greater than 120 less than 155। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 500 total मल्टीप्लाई बाय ये जो पूरी चीज की है कैलकुलेट करने के बाद, वो कितनी आ रही है? 0.5872। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया था किसके अंदर? Z में, और Z की वैल्यू Z टेबल से जब हमने कैलकुलेट की है तो वो आपके पास 0.582772 आ रही है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 284 अप्रोक्सीमेट बन जाएगा, राउंड ऑफ कर लेना। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या बनी? इसका मतलब ये हुआ कि 120 से 155 के दरमियान हाइट वाले जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 284 है। इसका मतलब है 500 में से अगर मैं 284 माइनस कर दूं, समझना मेरी बात, तो 316 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट इनके दरमियान नहीं होगी, 120 से 155 के दरमियान नहीं होगी। उसमें हो सकता है 160s 170s वाले भी हों, और उसके अंदर हो सकता है कि 110 और 15 और ये वाले भी हों। तो इतने स्टूडेंट्स ऐसे हैं। सर मेरे पास वैल्यू 293.6 आ रही है। 3.6 3.06। तो कॉमन सेंस से सोचो ना। नहीं सर, 06 नहीं है, 6 है। 0.6 है। चलो ये आ रही है जी। क्या कह रही हो? नहीं नहीं, इतना बड़ा डिफरेंस? जी सर, 293.6 है, आप करके देख लें। अच्छा, सही है, मैंने गलत लिखा हुआ, सही है।
ठीक है 294 आ रही होगी, तो 294 अब कर क्या लेना, करेंगे? इसको राउंड ऑफ करके 94 कर लेना, ठीक। क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो उसमें नहीं हो सकते ना डेसिमल में। सर हमेशा राउंड अप करना है अगर ऐसे आया तो? देखो क्वेश्चन की नेचर पे डिपेंड करता है ना, अब हाइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो डेसिमल में नहीं हो सकते ना, ये तो 294 स्टूडेंट होंगे या 293 स्टूडेंट होंगे। नहीं सर, जी मतलब 293 सर भी कर सकते अगर 293 भी तो कर 290 सकते। हाँ बोलो। सर अगर 293.2 होगा तो हम 293 पे राउंड वो ऑफ तो करेंगे ना, और अगर राउंड ऑफ का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई करोगे ना, राउंड ऑफ का प्रिंसिपल है हाँ 293.2, सही है। वो तो तुम 293 पे ही जाओगे, लेकिन अगर 5 से ऊपर है या 5 है तो फिर 4 पे भी जा सकते हो। ठीक है जनाब, ये बात क्लियर हो गई? तो सर ये जो 294 है, ये उन लोगों की हाइट है ना जो लोग 120 एंड 155 के बिटवीन में लाए करते हैं, एग्जैक्टली अब उन लोगों सवाल की, ये सॉरी, उन लोगों की वैल्यू। हाँ अब सवाल ये पैदा होता है कि 294 का मतलब 306, 306 स्टूडेंट है, वो कौन है, वो क्या, उनकी हाइट सर क्या वो है? ज्यादा या कम होगी इन दोनों से? सर ज्यादा या कम हो सकती है, ज्यादा या कम या हो? फिर ज्यादा 120 या से कम? छोटे होंगे या 155 से बड़े होंगे सर। बस ज्यादा या कम होगी, 155 से ग्रेटर होगी या लेस देन होगी, लेस देन होगी 120। सर 155 भी हो सकती है ना, नहीं 155 भी हो सकती है ना, 155 कि नहीं हो सकती। 155 इंक्लूडेड नहीं है। हाँ हो सकती है, सही है, हो सकती है। ठीक है जनाब। अच्छा सर ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली, ये वापस समझा दें, वो जेड टेबल से कैसे मैंने कहा ना जेड टेबल वाली बात तो मैं समझा दूंगा, अभी ये अज्यूम कर लो कि जेड टेबल से वैल्यू ये आ रही है, जेड टेबल से वैल्यू कैसे देखनी है वो मैं समझा दूंगा तुम्हें। अभी जेड टेबल सामने रख के मैं समझाने लग गया, सारी क्लास का जो एक्चुअल काम जो मुझे कराना है ना वो रह जाएगा। जेड टेबल से वैल्यू देखना बहुत सिंपल है, वो मैं समझा दूंगा तुम्हें। सर यूट्यूब से कोई लिंक दे देगा देखने का, बेटा मैं आपका खुद टाइम भी समझा बच दूंगा, जाएगा। क्या मसला है, वैसे अच्छा, तो तुम हाउ आप समझा दें सर, हाँ आप समझा दें। यार तुम मेरी बात सुन नहीं रहे, मैं इतनी देर से ये एक बात कह रहा हूँ कि तुम थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो कि जेड टेबल से नहीं नहीं वैल्यू, नहीं सर, नहीं सर, मैं बच्चे को बोल रहा था कि आपका टाइम बच जाएगा, हम यूट्यूब से कुछ देख लेंगे वीडियो। वो तो तुम वहां पर लिख के सर्च करा लो ना, हाउ टू कैलकुलेट द हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यूज फ्रॉम जेड टेबल, वो आ जाएगी वीडियो। लेकिन मैं खुद समझा दूंगा, मैं खुद एक डेमो बना के भेज दूंगा ना, जेड टेबल की वैल्यू देखना। ओके सर, थैंक यू सो ठीक मच। है। अच्छा क्वेश्चन समझो, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। ये देखो क्वेश्चन है, गिवन, सर ये भी ग्रुप पे भेज दें। नहीं ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इतना लंबा नहीं है। गिवन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, with mu is equal to 40 and sigma is equal to, yani standard deviation is equal to 6. Find the probability, find the probability, find the probability or area that x assumes a value, number 1 below 42, number 2 above 27, number 3 between 42 and 51। ठीक है, क्या करें? सर सबकी जी वैल्यूज निकाल लें। पहले सर जी सबके वैल्यूज बड़े जी निकाल वैल्यूज लेते हैं। निकालते हैं। तो जी वैल्यू निकालने के लिए x माइनस म्यू तो तुम पहले अप्लाई करो 40, पहला वाला क्या है, बिलो 42, तो 42 माइनस म्यू कितना दिया हुआ, मीन अभी मैंने बताया
40 है। सर 40 दिया हुआ है और 40 स्टैंडर्ड डिवाइड डेविएशन बाय 6 है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? 6 है। ठीक है, तो 42 माइनस 2 बाय 6 का मतलब 1 बाय 3 का सर 0.333। 0.333। ठीक है, अच्छा ये आ गया 0.33 ले लो बस, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ले रहे हैं ना, तो ओके 0.33 सर। आ गया ये। ठीक है, तो अब तुम कहोगे P ऑफ x इज लेस देन 42, इसकी z वैल्यू अभी जो हमने कैलकुलेट की है वो क्या है? P ऑफ z इज लेस देन 0.33, ऐसा ही है ना? सर 42 नहीं होगा, आपने 24। कहाँ लिखा है? ओ सॉरी यार, ये 42 है, दिस इज 42 नॉट 24। ठीक है, तो z इज लेस देन 0.33, इसको अगर मैं, समझना मेरी बात, मैं इस तरह डायग्राम, z इज लेस देन 0.33, इसकी जो z वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट की है ना, फ्रॉम z टेबल, फ्रॉम z टेबल, सर 1 से माइनस कर देंगे ना। वो आपके पास आ रही है 0.6293। और इसको देखो, मैं तुम्हें समझाता हूं ये कैसे होगा। ये इस तरह से होगा, ठीक है, ये जो न्यू है ये 40 है, और तुम्हें 42 ये इससे लेस देन वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो 42 से लेस देन वैल्यू जो होगी वो ये पूरा एरिया होगा, ये पूरा एरिया होगा, और इसकी जी सर। वैल्यू जो अब तुम z टेबल से देख रहे हो वो आ रही है 0.6293। ये मैंने इंटरप्रेट किया है समझाने के लिए ना, कि 42 से लेसर वाली जो वैल्यूज है वो इस इतना बड़ा पूरा रीजन है जिसको ये ऑक्यूपाई कर रही होंगी। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है वो, अबव P ऑफ अबव 27। तुमने पहले तो कहा P ऑफ अबव 27 का मतलब P x इज ग्रेटर देन 27। अब इसकी z वैल्यू कैलकुलेट करो पहले, तो z वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो दैट इज 27 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज इक्वल टू, अच्छा इसको एक और सर -2.16। माइनस 2.16 समथिंग कुछ आ रहा होगा, 17 कर लेते हैं उसको राउंड ऑफ करके। ओके सर। अच्छा अब देखो एक तरीका ये है, मैं तुम्हें समझाता हूं, इसको तुम्हें कैलकुलेट करने के लिए ना एक काम ये करना, एक अबव 27 ना, तो बिलो 27 और अबव 27 दोनों की वैल्यू क्या होगी? 1 के इक्वल होगी ना, बराबर होगी सर। 1 के बराबर होगी। यस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अबव और बिलो की वैल्यू 1 के बराबर होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ अबव 27 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बिलो 27 that is equal to 1, तो probability of P of x is greater than 27 that is equal to, हाँ फरदान बोलो। सर तो जब भी ग्रेटर का आता है वो हमेशा उसकी प्रोबेबिलिटी से 1 माइनस करके आता है, वही कर रहा क्योंकि हूँ। आपको जो z टेबल जो देता है वो आपको लेफ्ट साइड की प्रोबेबिलिटी देता है ना, हाँ तो जो वही तो कर एरिया रहा जो हूँ, आता है z। हाँ वही है ना, वही काम कर क्योंकि रहा हूँ मैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी थी जो ग्रेटर देन का था, तो इसी ने उसका पूछ रहा था मैं। नहीं, पार्ट 1 में बिलो मांगी है, इसमें अबव मांगी है, तो नहीं नहीं, इसलिए जो वो सही। पिछली एग्जांपल थी पार्ट पिछली 1 में एग्जांपल अच्छा के पिछली अंदर अच्छा, असल में बिटवीन का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे ना, तो वो मैंने बिटवीन थी ना, इसलिए जरूरत नहीं थी, वो कैंसिल, इफेक्ट कैंसिल हो जाता। ठीक है, तो ये 1 माइनस P ऑफ x इज लेस देन 27 अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये 1 माइनस P ऑफ z इज लेस देन माइनस 2.17, ये जब कैलकुलेट होगी तो 1 माइनस 0, इसको तुम z टेबल से देख लेना, ये z टेबल से वैल्यू देख लेना, P ऑफ z इज लेस देन माइनस 2.17, ये वैल्यू z टेबल से देखोगे तो वैल्यू आ रही है 1 माइनस 0.0151,
तो दैट इज इक्वल टू 0.9850, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी कि x लेस ग्रेटर देन 27 होगा, उसके लिए हम ये कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, तीसरा हमें कैलकुलेट करना है कि थर्ड पार्ट हमारा है कि प्रोबेबिलिटी बिटवीन between 42 and 51। तो तुम इसको इस तरह से ब्रेक करना, समझना मेरी बात। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 42 लेस देन 51, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 51 माइनस probability of x is less than 42। सर इसको हम जीरो में ब्रेक क्यों नहीं करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में किया था? दोनों ही तरीके हैं, तुम चाहो तो ब्रेक कर लो, लेकिन उसके लिए फिर तुम्हें पहले z वैल्यू, अच्छा z वैल्यू तुम कैलकुलेट कर चुके हो, ग्रेटर देन 42 एंड लेस देन 51 कैलकुलेट किए क्या हमने? सर बिलो 42 किया है लेकिन 42 ग्रेटर देन 51 नहीं 51 किया। नहीं किया सर। 51 नहीं किया तो फिर कैलकुलेट करो 51। सब देखो, उसका सवाल ये है, मारूसा ने भी ये पूछा कि आप इसको ब्रेक क्यों नहीं कर रहे, तो मैंने ये कहा कि 42 पर तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 51 पे हमने कैलकुलेट नहीं किया, तो कैलकुलेट कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 51, ये कैलकुलेट करना है। तो 51 माइनस मीन 40 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल सर 1.5 आएगी। माइनस 11 बाय 1.5 के ऊपर अब उसकी z टेबल से वैल्यू देखना, फिर z टेबल पे वैल्यू देख के उसको अंदर यहाँ प्लग कर देना। सर 1.83 है, 1.5 ओह के सॉरी साथ 1.8 गलती यार, वो 42 कर दिया था। 1.83 आ रही है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये बात क्लियर हो गई होगी कि हमें किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो अब मैं फाइनली इसको समराइज कर देता हूँ, इसके अंदर जो लिखना है आपको। तो आपने ये कहा कि z के लिए हमने 42 की जो वैल्यू कैलकुलेट की थी वो कितनी आ रही थी, 0.33 आ रही थी ना। तो अब मैं इस तरह लिखूंगा, therefore probability of x is less than 51, that is minus is equal to probability of z is less than 1.83, जो अभी हमने ये कैलकुलेट की है ना, ये जो कैलकुलेट की है, ठीक है, दैट इज ये प्लस में आ रही है 50, ये माइनस नहीं प्लस है, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू 0.9664, ठीक है। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 42, that is equal to probability of z is less than 0.33, ये ऊपर से हमने कैलकुलेट की थी, that is 0.6293। तो इसको अगर हम फाइनली कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू हमारे पास बनती है 0.3671। हाँ वही मैं लिख रहा हूँ 0.9664 और ये हमारे पास 0.6293 बनी थी, तो 0. तो फाइनली हम 3371 hence probability between
between 42 and 51 is equal to 0.9664 minus 0.6293। ये कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चला 0.3371 ये वैल्यू आ रही है। ठीक है जनाब, सर मुझे एक चीज समझ नहीं आई। बोलो। सर पार्ट 2 में ग्रेटर देन 27 लाइक अबव 27 था ना, तो आपने 1 से माइनस की प्रोबेबिलिटी 1 से माइनस की, लेकिन किसकी? बिलो 27 की। हाँ, एक तो ये सवाल है कि हमें कैसे पता कि जो हमने निकाली है जी टेबल की जो वैल्यू से कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी वो बिलो 27 की, ये हमें कैसे पता चलेगा? अरे तुम खुद सोचो ना, जो प्रोबेबिलिटी है वो दो चीजों के दरमियान ही होगी ना, या तो फेलियर होगा या सक्सेस होगा। फेलियर से मुराद तुम्हारे पास या तो लेस देन 27 होगा या ग्रेटर देन 27 होगा। अब ग्रेटर देन 27 अगर तुमने कैलकुलेट करना है तो 1 में से टोटल प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दोगे लेस देन 27 को। तो इसी तरह जी तो सर, वो मुझे समझ आ गया, वो समझ आ गया, लेकिन ये नहीं समझ आया कि हमें ये कैसे पता कि जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी वो लेस देन 27 थी। तो जी टेबल में हमेशा लेस देन की प्रोबेबिलिटी होती है ना, क्योंकि आप लेफ्ट साइड ऑफ द वैल्यू की प्रोबेबिलिटी पूरा एरिया दे रहा होता है वो जेड स्कोर। हाँ, जेड स्कोर की वैल्यूज जेड वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं ना वो जी टेबल से कैलकुलेट करते हैं और उसमें लेस देन की वैल्यूज गिवन होती है। अच्छा सर, बेसिकली आपके दूसरा सवाल ये कि एक सेकेंड हाँ सर, दूसरा सवाल ये कि 20 पार्ट 2 में तो हमने माइनस किया, ठीक है, बिकॉज अबव 27 था। तो अगर पार्ट 3 में उन्होंने बोला है बिटवीन 42 एंड 51, तो मतलब 42 से ज्यादा हुआ ना, तो फिर आपने क्यों नहीं माइनस किया? 42 से क्योंकि ज्यादा वो हुआ, लेकिन रुक 51 से कहाँ पर रहा ऑलरेडी है? पीछे क्या एंड भी हो रहा है ना, लिमिट के दरमियान एंड हो रहा है, इंटरवल है यहाँ पर। पार्ट तो 3 में इंटरवल में नहीं करते? इंटरवल है। इंटरवल जी किसके जी, दरमियान? तो दोनों 42 और 51 के दरमियान। तो इसलिए हम वो नहीं कर रहे ना, माइनस नहीं कर रहे, बल्कि इन दोनों को वो जो कंडीशन मैंने बताई थी कि 42 से ग्रेटर और 51 से लेसर, दोनों की अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट करके उसमें से फिर माइनस करेंगे। अच्छा इसको जरा गौर करना है, क्वेश्चन को एक दफा फिर ये वाला पार्ट देख लेना तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने क्यों इसको माइनस किया है। वरना हम इसको फिर नेक्स्ट क्लास में दोबारा डिस्कस कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं चाहता हूं और करवा दूं अभी आपको ना, एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं और given a normal distribution with mu is equal to 12 and standard deviation is equal to 2. Find number 1 the area below 13.5, number 2 the area above 10, and the last is the area between 6 and 118, the area between 6 and 18। तीनों के मैं आंसर बता रहा हूं, कैलकुलेट तुम्हें खुद करना होगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर है 0.77, फर्स्ट पार्ट का आंसर है 0.7734, सेकंड पार्ट का आंसर है 0.8413, थर्ड पार्ट का आंसर है 0.9974। ठीक है, एरिया का मतलब प्रोबेबिलिटी होती
हाँ एग्जैक्टली वही प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। एरिया का मतलब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी। प्रोबेबिलिटी जब कैलकुलेट हो जाएगी तो वही तो एरिया बाउंड कर रही होगी। सर आप एक सेकंड के लिए ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? हाँ ये ले। और नहीं नहीं वो सवाल देखना ही नहीं सर, जो आपने सवाल अभी लिखवाया है ना वो देखना है। ये रहा ना सामने तो लिखा हुआ। हाँ ठीक है मरियम चुप रहो, ठीक है थैंक यू। Given a normal distribution mu 12 standard deviation 2 find the area below 13.5। मीन किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का 12 आ रहा है, जबकि आपको मालूम करना है एरिया बिलो 13.5। ठीक है, तुम किस तरह करोगे ये? पहले वाले पार्ट में यूं नहीं करोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज बिलो मतलब लेस देन 13.5। इसकी तुम ये कैलकुलेट करना ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन म्यू x माइनस म्यू, यानी 13.5 0.75 आ रहा है सर। 12 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 2। तो ये चीज तुम्हारे पास बनेगी 0.75। z इज लेस देन 0.75। इसको जब तुम z टेबल से देखोगे तो ये वैल्यू आ रही होगी 0.7734। ठीक है, इसको बना के भी देख लेना, मैं तुम्हें बना के भी दिखाता हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बनेगी कैसे ये, और से देखना। सर एक बात पूछूं? हाँ बोलो। सर हम ए लेवल्स में कैलकुलेटर से निकाल लेते थे, इसमें इस दफा कैलकुलेटर से नहीं कर सकते डायरेक्ट, और क्लास फेज है तो? नहीं स्टेप कैसे देखूंगा मैं, मुझे पता ही नहीं चलेगा तुमने कैलकुलेशन। नहीं मतलब ये सारी स्टेप नहीं, मतलब ये सारे स्टेप करके अगर सिर्फ z टेबल की वैल्यू हाँ कैलकुलेटर z से टेबल की निकालनी है। वैल्यू कैलकुलेटर से निकालना, z टेबल की वैल्यूज कैलकुलेटर से निकालना। ओके सर। ठीक है, मीन कितना था तुम्हारे पास 12, जबकि यहाँ जो वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करनी थी वो किसकी करनी थी 13.5 की। तो 13.5 तो यहाँ कहीं होगा ना, यहां से ड्रॉप करोगे और ये पूरा रीजन होगा, और इस रीजन की वैल्यू कितनी आ रही है? हेलो, हाँ बोले। अच्छा जनाब, तो ये वैल्यू तुम्हारे पास जो आ रही है ना वो आ रही है 0.7734। आमना जी सर। ये स्टेप समझ में आ गया? जी आ गया। बेटा क्या इसमें इशू है, कोई मसला तो नहीं है? z इज लेस देन 0.75। सर मैं ना असल में ए लेवल्स में पढ़ा था और मैं भूल गई, तो अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैंने पढ़ा क्या था। अभी तुम ये पढ़ो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें। उसने कहा था लेस देन 13.5 की वैल्यू बताओ, ये देखो ये लिखा हुआ है मैंने। जी ये तो सर ये रैंडम, तो समझ आ गया। ये तो रैंडम जी टेबल। तो इसकी z हाँ। वैल्यू कैलकुलेट की तुमने, z वैल्यू कैलकुलेट करके जी। फॉर्मूला तो यही है ना, इस फॉर्मूले से हाँ कैलकुलेट जी किया। हाँ इस जी फॉर्मूले से कैलकुलेट करने के बाद z इज लेस देन क्या आ रहा है 0.75। ये तुमने टेबल से देखा तो टेबल से वैल्यू ये आ रही है। इस वैल्यू को हाँ जी तुम्हें ठीक। ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो मीन, ये वाली लाइन कौन सी लाइन होती है? मीन की लाइन होती है ना। हाँ जी तो मीन मैंने लिखा कितना है 12 है, तो 13.5 उससे थोड़ा सा हट के इस तरफ नहीं होगा, जी। और उससे लेसर वैल्यू, तो ये पूरा एरिया बाउंड हो रहा है। सर ए लेवल्स में एक रूल है ना, हमारे सर ने बताया था कि अगर प्रोबेबिलिटी जो आपने एक्स वैल्यूज है ना वो अलग अलग साइड पर है तो शायद उनको ऐड करके 1 से माइनस करते हैं, और सेम साइड पे हैं तो दोनों को एक दूसरे से माइनस करते हैं। मैं वो रूल याद करने की कोशिश करी हूँ क्योंकि वो बहुत आसान था। ओके जी आमना, अभी आपने इस चीज को समझा जो मैंने बताया है? जी सर ये तो समझ लिया। बस उसको कंपेयर Thank कर लीजिएगा अपने उस जो पुराने वाले ए लेवल के सर थे ना, जी। उन्होंने जो बताया था। हाँ जी दोनों के जो ठीक है। कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स होंगे उनको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है सही है, थैंक यू। अच्छा जनाब, सेकंड पार्ट तुम कैसे करोगी ये बताओ? मास सेकंड सर पार्ट कैसे करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ सर पहले कन्वर्जन करेंगे z x की इज वैल्यू ग्रेटर देन ताकि सर 10। x से z आ जाए। तो ग्रेटर देन 10 यस को सर। क्या रखोगे? z इज ग्रेटर देन, मेरे ख्याल है 10 माइनस 12 10 डिवाइडेड बाय माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन 12 क्या होगा डिवाइड बाय तुम्हारा? 2। 2। सर ये -1 आ जाएगा। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या रखे हम? probability of z सर ग्रेटर देन, probability of z is greater than -1
हाँ, x इज ग्रेटर z इज, आप लोग 5 मिनट वेट करेंगे, 10 मिनट, मैं जरा ये क्लास ऑफ कर दूंगी। हाँ, मुझे टैबलेट दे दो, बहुत दर्द हो रहा है सर में। ये बस क्लास चल रही थी, 10 मिनट वेट कर लो खाली। हाँ, तो ये जब तुम कैलकुलेट करोगे तो प्रोबेबिलिटी सर ऑफ, ये z ग्रेटर देन -1 हो जाएगा सर। हाँ, तो ये तुम इस तरह समझो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x is greater than 10 is equal to 1 minus probability of, यार इस स्टेप को यहाँ से दोबारा करते हैं, probability of x is greater than 10 is equal to, हेलो वालेकुम सलाम, हाँ शहबाज, काम तो कोई भी नहीं हुआ होगा, चलो कोई मसला नहीं, तुम गाड़ी खड़ी कर जाओ, ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ माइनस करके, 1 माइनस पी ऑफ z इज लेस देन 10 कर दे, लेस देन -1 ये माइनस, सर। तो ये जब रख के तो कैलकुलेट, -1 पे वैल्यू निकाल लेंगे, तो उसमें -1 से पर जो आएगी वैल्यू सर उसको निकालना माइनस कर z टेबल देंगे। से, तो 1 माइनस ये वैल्यू आ रही है आई थिंक 0.1587, इसका आंसर आएगा तुम्हारे पास 0.8413। लास्ट पार्ट तुम लोग अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है, लास्ट पार्ट कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने करवाए, लेकिन अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मुझे ये टॉपिक कंप्लीट कराना है तुम लोगों को। इसमें और भी काफी क्वेश्चंस हैं जो मुझे करवाने हैं। मारूसा, आमना, माज, फरजान, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, बाकी सारे स्टूडेंट्स भी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जेड टेबल अपने सामने लेके बैठना उस दिन, जिस दिन मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा, और मैं उस दिन, उससे पहले इंशाल्लाह जेड टेबल की एक ओके सर। वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है एक डेमो बना के भेज दूंगा, और प्लस जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो करवा दूंगा। उसके फौरन बाद मुझे ना एक और टॉपिक समझाना है खाली, बल्कि अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, बाद में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा कि कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, थोड़ा सा मुझे उसका ओवरव्यू। सर, और सिलेबस में मैंने देखा था टाइम सीरीज का भी टॉपिक था, वो निकाल मतलब देंगे हम उसको, कर चुके हैं क्या, नहीं अब या वो टाइम नहीं नहीं, आएगा? चले, अब वो टाइम नहीं नहीं है, आएगा। अब सिर्फ ठीक। सर, हाँ बोलो सर एक और भी तो होता है ना, जब आप बाइनोमियल को पॉइजन में लाइक वो करते हो, चेंज करते हैं, आपने वो नहीं पढ़ा है? या वो है ही नहीं सिलेबस में? नहीं, वो है नहीं हमारे टॉपिक में, हमारे सिलेबस ओके में, फाइन, ठीक है, हमारे थैंक यू। सिलेबस में है नहीं वो। ठीक है जनाब, ये बातें क्लियर हो गई सारी। अच्छा, रिकॉर्डिंग मैंने सारी अपलोड तो क्यों, ये आप लोग कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं, कौन सी रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं है? अभी मारूसा ने बोला था कि वो पुराने लेक्चर की भी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दे, मैंने तो रिकॉर्डिंग अपलोड की मैंने हुई है नहीं कहा सारे था सर। लेक्चर। मारूसा सर, क्या वो कर रही हो यार? अच्छा चेक कर लेना, मैंने नहीं बोला। चेक कर लेना वो, तो मैंने या तो वो की कह है रहे होंगे शायद सर, वो यूट्यूब पे नहीं इम्तिसाल होगी। बोल रहा था, पता नहीं अच्छा कौन। अच्छा, चलो ठीक है, वो इसको चेक कर लेना। अभी मैं इस वाली की रिकॉर्डिंग अपलोड कर देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करके इंशाल्लाह कोरिलेशन एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके चलो सर, सही है, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।